नमस्कार एंड वेलकम बैक। पूरा देश एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉकरोचों की गेम कहां तक जाएगी। गवर्नमेंट कब तक इनको सहन करती रहेगी, कब तक इन्हें फ्री पास देती रहेगी, और आगे जाकर जो ब्रिक्स की मीटिंग है उस पे जो इनका बवाल है, केजरी बवाल है या इनका बवाल है, उसके ऊपर ये क्या करने वाले हैं और गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करेगी या नहीं करेगी, गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है। और दीपके, इसके पास ऐसी कौन सी अथॉरिटी है कि वो किसी भी स्कूल में ही धन धनाता हुआ चला जाता है, गाली गलौज करता है, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, जैसे कि वो सीएम पीएम बन गया हो। ये सब मामलों के ऊपर आज डिटेल में बात करेंगे कि हो क्या रहा है और आगे क्या हो सकता है, क्योंकि अवनीश जी आपको मालूम है इनको मोदी जी की एक एक चाल का पता होता है। तो आज थोड़ा सा अंदर की बात इनसे पूछवा ही लेते हैं कि सर आगे क्या होगा। अवनीश जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय सिया राम। प्रणाम। जय जय श्री राम। सभी दर्शकों को भी राम राम जी। सर, आदेश। सर, कॉकरोच पार्टी सभी हैरान है, परेशान है कि क्या हो रहा है, क्या प्लानिंग है उनकी और गवर्नमेंट क्या करेगी, और इतनी पावर दे दी उनको कि जो मर्जी करें और कोई सुनवाई नहीं है। जी सर। सर, सबसे पहले तो चलिए बात कर लेते हैं कि 5 तारीख को ये जो तिलचट्टा गैंग है, इसने शांतिपूर्ण, सो कॉल्ड शांतिपूर्ण मार्च वो निकल के जाएंगे और दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर जाएंगे। डिमांड्स क्या हैं और क्यों ये मार्च ये कर रहे हैं? 2 पॉइंट्स हैं। और फिर मैं पिछली बातचीत, अगर आपकी टीम चाहे तो इसी के डिस्क्रिप्शन में वो पिछली बातचीत जो सीजेपी का जब जंतर मंतर पर सारा कांड हुआ था, उसके बाद हमारी आपकी बातचीत, जिसमें ये हुआ था कि सरकार से समझौता हो गया, क्या सरकार झुक गई, क्या नरेंद्र मोदी जी हार गए, और उस समय हम लोगों ने बात किया था, उसका ध्यान दिलाऊंगा। क्या मांगे हैं? 2 मांगे हैं। पहला मांग यह है कि जो जंतर मंतर के बाद नड्डा साहब के साथ हमारी बातचीत हुई थी और एक सो कॉल्ड कथित रूप से समझौता हुआ था, पैक्ट हुआ था, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। क्या था? पहला ये कि जितनी भी दर्ज एफआईआर्स हैं वो वापस नहीं हुई। दूसरा, एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया ये कंटिन्यू बनी हुई है। जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है वैसे वैसे एफआईआर लॉन्च हो रहे हैं। तीसरा क्या? तीसरा उनका यही कि जो नीट में सो कॉल्ड तरीके से इसमें परेशान हुए या सुसाइड हुआ, उसको जो है वो मुआवजा नहीं मिला। यही तो मांगे हैं। अब मैं याद कराता हूं साहब आपको, पिछली बातचीत का वीडियो में हमने ये बताया था कि एक भी, जी हाँ, एक भी दर्ज एफआईआर वापस नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं अपना कंधा और आपका कंधा, दोनों का कंधा थपथपाता हूं कि इस बात ने सिद्ध कर दिया। 5 तारीख का इनका प्रपोज्ड जो मार्च है, इसकी डिमांड ने, एक डिमांड जो ये कहती है कि एफआईआर सारी वापस नहीं हुई, नहीं होनी थी एफआईआर वापस। ये तो हमने आज से महीने भर पहले बता दिया था जिस दिन जंतर मंतर का कांड हुआ। क्यों? मैंने उस वीडियो में भी बताया था, नारों से प्रशासन नहीं चलता, सड़क पर चिल्लाने से सिस्टम काम नहीं करता। इस देश में एफआईआर वापसी के 3 तरीके हैं। मैंने डिटेल्ड में पिछली बार भी बताया था, इस बार भी जरा उसको जल्दी में बता दे रहा हूं। सबसे पहले, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अगर हो, यानी दोनों पार्टियों में अगर समझौता हो जाए तो एफआईआर वापस हो जाती है। कोर्ट में जाके दोनों लिख देते हैं। इसके लिए बीएनएस में एक धारा है 359, आर्टिकल 359 का सहारा लेके, जो कि पहले 320 नाम की धारा होती थी, 320 नाम की धारा होती थी, उसमें वो दोनों साइड के वकील वकालतनामा लगाते हैं और कहते हैं कि 320 जो कि अब बीएनएस में 359 हो गई, एक लिटिगेशन था हम दोनों के बीच, पार्टी 1 पार्टी 2 के बीच, हम दोनों एग्रीड अपॉन कि अब हमारे बीच समझौता हो गया है, उसको ले जाके कोर्ट में डालते हैं और पुलिस थर्ड पार्टी के रूप में उसमें कहती है कि हाँ साहब ठीक है, अगर दोनों में हो जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस केसेस में एक तरफ आरोपी हैं 2800 से ऊपर जो दंगाई क्रिमिनल हिस्ट्री के थे, जिनके ऊपर रेप के चार्जेस, डकैती के चार्जेस, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, वो सारे थे, प्लस जिन्होंने तोड़फोड़ किया वो सारे आइडेंटिफाइड हुए। जब वो जा रहे हैं तो क्या दिल्ली पुलिस 359 में किसी को ये उम्मीद है अगर आके कि वो कोर्ट में जाएगी दिल्ली पुलिस और कह देगी कि नहीं साहब हमारे और दीपके के गिरोह के बीच में समझौता हो गया है? नहीं हुआ, इसलिए एफआईआर वापस नहीं हुई।
अब दूसरा क्या है तरीका भारत में, यह है क्वैशिंग ऑफ एफआईआर। एफआईआर को क्वैश कर देना। ये हाई कोर्ट्स के पास पावर होता है कि अगर उनको लगता है कि भारतीय सुरक्षा संहिता की धारा 528 यानी सीआरपीसी की धारा 482, इसमें अगर एक पक्ष चाहे तो वो हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट जाके इन धाराओं के तहत वो मुकदमा दर्ज कराता है, केस दर्ज कराता है और कहता है कि साहब देखिए ऐसा है कि पुलिस ने या किसी भी पार्टी ने हमारे खिलाफ गलत एफआईआर लिख दिया है और इसको आप क्वैश कर दीजिए। मैं आज पूछता हूं, कॉकरोच गैंग का एक भी आदमी देश की किसी भी हाई कोर्ट में अपना एफआईआर क्वैश कराने क्यों नहीं पहुंचा? और अगर पहुंचेगा, पहला ये पहुंचा क्यों नहीं? और अगर पहुंचेगा तो क्या दिल्ली पुलिस या संबंधित राज्यों की पुलिस, अगर बिहार है तो बिहार पुलिस, यूपी है तो यूपी पुलिस, वो इतने आराम से तैयार हो जाएगी कि हाँ हाँ ठीक है साहब क्वैश कर दो? क्यों? मैं ये किस आधार पर कह रहा हूं? आप याद कीजिए, एफआईआर रद्द कराने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में एक ये रिट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे? उन्होंने यही कहा एक भी क्रिमिनल हिस्ट्री वाले को छोड़िए मत। अब जिनका पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री है या जिन्होंने जंतर मंतर के उस प्रोटेस्ट के दौरान 3 दिनों में कोई वहां पर अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री पैदा की, तोड़फोड़ करके पैदा की, कैमरा लूट के पैदा की, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो नए नए पैदा हुए हैं क्रिमिनल्स उनको छोड़ दीजिए। मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, एक भी दर्ज एफआईआर वापस नहीं होगी, नहीं होनी थी। ये बिल्कुल क्लियर फंडा, क्योंकि सड़क पर चिल्लाने से ये चीजें नहीं होती। मैंने 2 तरीके भारतीय संविधान में बताए जिनके तहत कोई एफआईआर वापस हो सकती है, यहां दोनों नहीं होने वाला। अब तीसरा आ जाते हैं। तीसरा तरीका क्या है भारत में कोई दर्ज एफआईआर को वापस कराने का सुमित जी? वो ये है कि पुलिस क्लोजर रिपोर्ट लगा दे और क्लोजर रिपोर्ट लगा के ये कह दे कि ये अवनीश और सुमित जिनके जो वांटेड थे, दरअसल इन दोनों के विचारों के खिलाफ हमको कोई सबूत नहीं मिला मिलॉर्ड, और सबूत नहीं मिला तो हम ये क्लोजर रिपोर्ट लगा रहे हैं। उस क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर जो संबंधित कोर्ट है अपने आप एफआईआर क्वैश हो जाता है, एफआईआर हट जाता है। क्या ये तीनों प्रक्रियाएं किसी भी हालत में सीजेपी और जंतर मंतर पर किए गए बवाल के लोगों पर अप्लाई होती हैं? नहीं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोई क्रिमिनल हिस्ट्री वाले रिकॉर्ड एफआईआर वापस नहीं होंगे। अब यहां पर क्लियर है, लोग खुश ना हो कि ये पहली बार गलती थी, पहली बार ही व्यक्ति क्रिमिनल बनता है और उसका क्रिमिनल हिस्ट्री क्रिएट होती है। तो अगर आपने हत्या, डकैती, बलात्कार करके अगर वो पुरानी 2800 लोगों ने, 2900 लोगों ने हिस्ट्री शीटर हैं, तो जो वहां पर उनके साथ पहली बार नथ जिनकी टूटी दंगाई के रूप में, अराजक के रूप में, लूटपाट करने के रूप में, क्रिमिनल्स के रूप में, तो भाई साहब आपने अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री पैदा कर ली। पुलिस के पास एक एक फेशियल रिकॉग्निशन के हिसाब हैं। तो इनकी ये डिमांड अपने आप में बताती है कि सरकार कभी भी इस मसले पर झुकी नहीं थी, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आते हैं आपकी उस चिंता पर, और ये बड़ी जायज चिंता है। सरकार कड़ाई क्यों नहीं करती? सरकार उठा के बंद क्यों नहीं कर देती? बिल्कुल सही, वाजिब चीज है। हम साफ देख रहे हैं कि दीपक एंड गैंग जो है वो अराजकता कर रहा है। उसकी व्यवस्था किस तरह से होती है? देखिए, सत्ता और सरकार और सिस्टम कभी सड़क पर तो काम करेगा नहीं, वो तो अपने डिसीजन मेकिंग टेबल पर काम करेगा साहब। आपने अभी कहा कि ये किसी भी स्कूल में घुस जा रहे हैं, तो आइए ना उत्तर प्रदेश में, आइए ना बिहार में। अब ये किसका मैटर होता है? बेसिक शिक्षा या बेसिक एजुकेशन या हायर एजुकेशन जो होता है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। अब स्टेट का सब्जेक्ट है, तो जैसे ही इस गिरोह ने इस तरह के बवाल शुरू किए तो 2 तरफ से तैयारी होती है। पहली तैयारी हमेशा सरकार की तरफ से दिखाई देती थी और हम लोगों ने यही जाना है कि कोई भी एक्ट हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे किसी भी तरह का, उसमें सरकार को एक्ट करना चाहिए। लेकिन मैं ताली बजा रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं कि यह पहला मौका है भारत के इतिहास में, यह पहला मौका है कि जब किसी एक अराजक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए 2 लोग तैयार हैं। एक तरफ राज्य सरकारें तैयार हैं, पुलिस तैयार है, दूसरी तरफ जनता तैयार है। बधाई हो जोधपुर, बधाई हो जयपुर। यह पहला हिस्ट्री है, एक से एक इतिहास बन रहे हैं, यानी यहां पर 2 लोग तैयार हैं।
अब स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका क्या है? जैसे ही आपने स्कूलों में बदतमीजियां शुरू की घुस घुस के, चाहे वो हमारी बच्चियों का स्कूल हो, एक्सक्लूसिव बच्चियों का उच्चतर स्कूल हो, आप वहां घुस रहे हो, वहां बदतमीजियां कर रहे हो, वह अध्यापक जिसने गला पकड़ के खदेड़ दिया वो समाज का हिस्सा है। उसने अपनी उस एक सिस्टम की यूनिट जो स्कूल कहा जाता है, अगर वहां कोई अराजक आक्रोश तिलचट्टा आया बदनीयती के साथ तो उसने कंट्रोल किया। ये सिस्टम के छोटे से छोटी यूनिट का एक्टिविटी दिखाता है कि वो कितने प्रोएक्टिव हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने कह दिया कि किसी भी स्कूल में बिना परमिशन के, चाहे बीएसए या एबीएसए के परमिशन के बिना अगर घुसे तो टांगे तोड़ दी जाएंगी कानूनी रूप से। बिहार में ऑर्डर आ गया, राजस्थान में ऑर्डर आ गया। तो ये है सरकार की तैयारी उस अराजकता को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि सरकार सड़क पर जाके काम नहीं कर सकती, वो ऑफिस डिसीजन मेकर होती है, तो वो अपने जगह अपने सिस्टम से काम करेगी। अब आते हैं 5 तारीख को उनकी दूसरी डिमांड क्या है। इनकी दूसरी डिमांड है साहब कि मुआवजा दिया जाए। ठीक, मुआवजा मिलना चाहिए, मैं मानता हूं। अगर इस देश में कोई भी भारत का नागरिक अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है और उसके लिए समाज सिस्टम जिम्मेदार है तो एक आर्थिक कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। आप याद कीजिए आम आदमी पार्टी के दौरान, जब आम आदमी पार्टी उदय हो रही थी, उस समय पेड़ से एक व्यक्ति ने आत्महत्या किया था और जिस पर कुमार विश्वास जैसे पापी ने यह कहा था कि अरे ये तो लटक गया, मतलब हमारा काम बन गया। मुआवजे वहां से शुरू होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मुआवजों की जरा, मुआवजे आप नारा लगा के ले लेंगे, मुआवजा पाने की एक प्रक्रिया होती है। मुआवजे के लिए सबसे पहले उन नंबर्स को, उन छात्रों के उस पूरे जीवन के अंत कर लेने की सिचुएशन को नीट की असफलता, नीट पेपर लीक से इस्टेब्लिश करना होगा। और ये इस्टेब्लिश कोर्ट ऑफ लॉ में होगा। क्या अभिषेक, दीपिके एंड गैंग के पास ये तैयारी है कि एक भी वो बच्चा अगर नीट के उस पेपर लीक के उत्पन्न हुए अवसाद के बाद अगर उसने कोई सुसाइड किया है, दुखद उसकी मृत्यु हुई है, उस कनेक्शन को इस्टेब्लिश कौन करेगा? नारा लगा के इस्टेब्लिश होगा? ये नारा लगा के इस्टेब्लिश नहीं होगा। अब मैं बताता हूं सरकार इनको ढील क्यों दे रही है, बड़े साफ साफ तरीके से सुनिएगा। नरेंद्र मोदी राजनीति करते हैं साहब, उनको चुनाव जीतना होता है, तब वो आपके हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं। नरेंद्र मोदी और ये सरकार और इस देश की एजेंसियां ये जान रही हैं कि ये अब तक का एक और खतरनाक रिजीम चेंज का प्रयास है, जिसमें इस बार का अंतर यह है कि एक साथ पॉलिटिकल पार्टीज, एक साथ एक नया गिरोह, एक साथ ये सारे आपको एक मुद्दे पर एक साथ भले न दिखे लेकिन अलग अलग जगह अशांति क्रिएट करने की पूरी तैयारी है और ये बार बार एक सीक्वेंस चल रहा है। अब ऐसे में सरकार जो सबसे अच्छा, और चुना इन्होंने इस बार किसको है? छात्रों को। पिछली बार किसानों को चुना था। सरकार की या किसी भी सिस्टम की दो स्ट्रेटेजी होती है ऐसे मौकों पर। पहला मौका ये कि हल्का हल्का ढील देके एक ट्रैप क्रिएट करो, उस ट्रैप में आप गलतियां करो। सबसे पहले आप देखिए इसी में क्या हुआ। आप आए थे बाहर से, आपको लगा था कि आपको तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। सरकार ने कहा नहीं, अरेस्ट नहीं करेंगे। आपको 1 दिन की परमिशन दी, आप वहां महीनों टिके रहे। सरकार का वो जो ट्रैप था वो फैलते फैलते बड़ा हो गया। आज इनकी डिमांड कह रही है माई बाप हमारे एफआईआर आपने वापस नहीं किए, समझौते जो हुआ था। ये ट्रैप की वजह से ही इतने एफआईआर इनके पास दर्ज हैं। 2800 क्रिमिनल इस देश में क्रांति के नाम पर इकट्ठे होते हैं, यह भी सरकार के ढील देने के ट्रैप के बाद हुआ है। और जब आपको ये पता हो कि ये जेन्युइन आंदोलन नहीं है, क्या आप मुझे बताइए झारखंड का जो आंदोलन है उससे किसी को तकलीफ हो रही है? समाज के किसी भी सेक्शन को उससे तकलीफ हो रही तो बताइए, सिवाय कांग्रेस इकोसिस्टम को, सिवाय वहां की सत्ता को। तो वहां पर एक कंस्ट्रक्टिव वो आंदोलन है। पंजाब का जो आंदोलन है वो कंस्ट्रक्टिव आंदोलन है।
जो बिहार में शुरू हो रहा है कंस्ट्रक्टिव आंदोलन है। उत्तर प्रदेश में बच्चों ने अपने मुख्यमंत्री, अपनी सरकार से ये अपेक्षा रखी कि हमारी पेपर लीक पॉलिसी को और ज्यादा स्ट्रांग कीजिए। सरकार से जब उसने अपेक्षा की तो उसने दोबारा नीट करा के बच्चे इस समय अपनी फीस भर चुके हैं जो नीट में सफल हुए हैं। उसके बाद एंटी लीक वाला एक बड़ा कानून आ गया जिसका तुमने विरोध किया, तुमने उसका समर्थन नहीं किया। तो सरकार इन्हें ढील दे रही है, जिसमें होता क्या है कि जब भी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाता है तो इससे वो कुछ पाता है। क्यों? क्योंकि अगर पता है कि उसका मोटिव नेगेटिव है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों वह अपनी उस एक्टिविटी को दोहराएगा नेगेटिव। वह शांतिपूर्ण मार्च की बात करेगा, लेकिन वहां पर फिर क्रिमिनल इकट्ठे होंगे और फिर दंगा होगा, यानी 10, 20, 50 एफआईआर और बढ़ेगी। तो 5 तारीख की इनकी यात्रा का मैं स्वागत करता हूं। यह इस तरह की चीजें हैं जिससे समाज के अंदर जो एक्चुअल समस्याएं हैं उनको किन जेन्युइन लोगों को एड्रेस करना चाहिए, इसकी पहचान होती है, और जो नेगेटिव्स होते हैं वो बाहर जाते हैं। इसका मैं 2 उदाहरण आपको बता रहा हूं। झारखंड से लेफ्टिस्ट नेहा बोरा क्यों भगाई गई? ये वो था नेगेटिव एलिमेंट्स को जेन्युइन एलिमेंट से अलग करना, और ये स्वतः हो रहा है। आप मुझे बताइए, अगर धरने का आप मौका नहीं देते, लोगों को उठने का, अपनी बात करने का मौका नहीं देते, तो आज नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स यानी जो कंस्ट्रक्टिव हैं और जो डिस्ट्रक्टिव हैं उनमें पहचान कैसे होती है? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा आसान का तरीका होता है। और क्या अभिषेक दीपके के दिल से कोई पूछ रहा है कि वो भारत में कैसे है? उसने 2 बार प्रयास किया। आज उसके खिलाफ फॉर्मल लुकआउट नोटिस नहीं है, लेकिन फॉर्मल लुकआउट नोटिस के पैरेलल इनफॉर्मल तरीके से एक लुकआउट नोटिस है। अभिजीत दीपके विदेश नहीं जा सकता। यह वो ट्रैप है जिसमें सरकार ने उसे बहुत कायदे से फंसाया है, और नेगेटिव्स को वो देश के सामने रख रहे हैं। रही बात, मैं फिर कहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन की अराजकता करने पर एफआईआर और कार्रवाई की, यह सिद्ध हो जाता है कि वो अब भी गिड़गिड़ा रहा है कि माई बाप एक भी एफआईआर वापस नहीं हुआ। अरे बेवकूफ, होना ही नहीं था भाई, नहीं होगा तो कर ले जो करना है, नहीं होगा एफआईआर वापस। 3 तरीके हैं और तीनों तरीके तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होते। तो इसलिए मैं तो 5 तारीख का फिर स्वागत करूंगा। हाँ, आपने एक चिंता जताई, उससे आपने कहा कि ब्रिक्स का जो सम्मेलन है उस दौरान यह सारी चीजें हो रही हैं। तो यह देश 2014 से सुमित जी इस तरह के लगातार चीजें देख रहा है। और एक चीज बताऊं मैं, मोदी शाह बड़े बदमाश टीचर हैं। आप याद कीजिए, कांग्रेस के समय में हम लोगों के यहाँ सर्व शिक्षा अभियान नाम का एक अभियान चला करता था, उसको वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस किया था। स्कूल चले हम, उसका नारा था, सुबह सुबह उठो, और उस अभियान का नाम था स्कूल सर्व शिक्षा अभियान। मोदी और शाह की राजनीति सर्व शिक्षा अभियान भारत में लगातार चला के बैठी हुई है। कारण क्या? कि उन्हें पता है कि ये युद्ध कितना बड़ा है। यह युद्ध 5 साल की किसी सरकार के लिए नहीं है, बल्कि भारत की सनातन सभ्यता के लिए है। और इसलिए इस तरह के छोटे मोटे जब पाठ आप लगातार पढ़ते रहते हैं तो आपको याद रहता है, अरे रे 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 रे, ये एलिमेंट्स। जब आप यह जिस दिन कल्पना करते हैं कि कांग्रेस समाप्त हो गई, इस देश के नकारात्मक एलिमेंट्स, राजनीति करने वाले, चाहे समाज में जहर घोलने वाले, या योगेंद्र सलीम यादव जैसे लोग जो कहते हैं कि मसले सड़क में तय होंगे, संसद में नहीं तय होंगे, इलेक्शन से सरकार नहीं बनेगी, यह सब आपको याद दिलाता है कि 2027 का अगर किसी उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आएगा तो भी हम तय करेंगे कि सरकार किससे आएगी, हमारे मसले कौन हल करेगा। और चाहे वो अगली 29 की अगर देश का चुनाव आया तो भी हम ही करेंगे। आप ये बताइए, अगर ये सारे सुधर गए और इस तरह की फिल्में हमें देखने को नहीं मिली तो फिर हमारा तो बड़ा शॉर्ट मेमोरी होती है ना, वो तो खत्म हो जाएगी। और एक चीज और, सरकार की सबसे बड़ी सफलता मैं आज आपको बताऊं कब होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इस सरकार की, किसी भी सरकार, नकारात्मक मूड से ही सही, खुरापात करने के लिए ही सही, एंटी इंडिया मूवमेंट ही सही, लेकिन अगर छात्रों का नाम उन्होंने इस्तेमाल किया और उस बहाने इस देश को इतना सख्त एग्जाम में पेपर लीक्स और इस तरीके की चीजों के खिलाफ कानून मिल जाए,
जिसमें 10 करोड़ की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना, 20 साल की सजा, 10 साल की सजा, इस तरह के प्रावधान आ जाएं, तो आप मुझे ये बताइए इसमें फायदे में कौन रहा है? इसमें फायदे में कौन रहा है? तो ये जब तरीका आप देखेंगे, और मैं एक बार फिर विराम लेने से पहले कह रहा हूं, मैंने आज से 1 महीने पहले आपसे ही बातचीत में कहा था, भैया जी एक भी एफआईआर वापस नहीं होगी। और आज ये चीख चीख के कह रहे हैं, सरकार आपने हमें चपर बड़ी ऊ की मात्रा तपर छोटी और यपर आ की मात्रा वो प्राणी बना दिया। आपने कहा कि सब एफआईआर वापस होंगे, जबकि बिल्कुल नहीं, सरकार यहां एकदम क्लियर है। और सरकार के स्टैंड को सपोर्ट किया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो सरकार के पास बिल्कुल लीगल बैटल ओपन है, और ये चिल्लाते रहे। और देखता हूं, और मैं फिर कहता हूं कि सड़क पर चिल्लाने हल्ला करने से इस देश में एफआईआर वापस नहीं होती। ये अनपढ़ों की जमात है, इन्हें क ख ग घ पहले तो पढ़वाइए, ये ससुरे निकले हैं स्कूल चेक करने। सर वो स्कूल चेक करने नहीं निकले, वो आपके गवर्नमेंट को हिलवाने के लिए आए हैं बाहर, वो हमें दिखता है। देखिए 5 तारीख को इन्होंने बोल दिया, क्योंकि पता है कि ये ब्रिक्स की मीटिंग आने वाली है। और हमेशा मैंने देखा है कि जब भी कोई बड़ा लीडर भारत में आ रहा हो, बेशक वो ओबामा हो, ट्रंप हो, या अभी जैसे शी जिनपिंग और पुतिन आने वाले हैं। शी जिनपिंग 400 लोगों की टीम लेकर वो भारत में आ रहे हैं, और उसी टाइम पर ये सारे काम किए जा रहे हैं। उनको मालूम है कि पूरे दुनिया की नज़रें, पूरी दुनिया की मीडिया की नज़रें यहाँ पर होंगी, और ये उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें आग लगाएंगे, ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हो सकता है अपनी छवि को ठीक करने के लिए वे पीसफुल प्रोटेस्ट पूरी मीडिया के सामने दिखा देगी, हम तो पीसफुल कर रहे थे, हमने सड़कें ही ब्लॉक करी थी, और इन्होंने, गवर्नमेंट ने हमें उठा के ले गए। आपको नहीं लगता कि आप एक चिंगारी को आग में आप खुद कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सोचकर कि इनको आप एक्सपोज कर रहे हैं? ये लोगों की चिंता है, मेरी चिंता नहीं है। बिल्कुल साहब, मैं आपके ही शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, और बड़ी विनम्रता से आपके सामने बात रख रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं। आपने कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि चिनगारी को ये आग बनाने दे रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, चिनगारी अगर पैदा की गई है तो वह आग बनेगी, और जब जल उठेगी उसके बाद ही बुझेगी, और बुझने के बाद राख बनेगी। ये तो प्रकृति का नियम। अगर चिनगारी है तो उस चिनगारी को क्यों न पहले भड़क के और आग लगने दिया जाए। आग लगने का मतलब है, आप इसको व्यवहारिक तरीके से समझें दर्शक। क्या सरकार अगर यह कह दे कि पूरी एनआर पूरे दिल्ली रीजन में किसी भी तरह के धरना अनशन प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, सरकार ऐसा नहीं कर सकती, माफ कीजिएगा, नहीं कर सकती। और दूसरा, इस देश की किसी भी सरकार को ऐसा करने का अधिकार होना भी नहीं चाहिए, तब तक जब तक कि वह किसी विस्फोटक स्थिति तक न पहुंचे और किसी अप्रिय स्थिति तक न पहुंचे। आप पुलिस के ऊपर यह जिम्मेदारी आती है। प्रदर्शन करना देश के नागरिकों का अधिकार है, वह करेंगे। वो देखिए, वो नागरिक चाहे कोई भी हो, उससे नहीं मतलब होता। वो आपकी पार्टी या आपकी सरकार के खिलाफ की बात कर रहे हैं, या आपकी सरकार गिराना चाहते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता, ये बाद में आता है। लेकिन पहले ये आता है कि उनको अधिकार तो है, इसमें कोई शक नहीं। सरकार लोकतांत्रिक ढंग से चुनी और तीसरी बार चल रही है, इसका मतलब सरकार को लोकतांत्रिक ढंग से इस देश के नागरिकों का, मतदाताओं का फुल सपोर्ट हासिल है, ये भी सही है। तो जिस लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को, जो कि तीसरी बार चुनना मामूली बात है साहब। आप नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ के बैठे हुए हैं, और आप सोचते हैं कि चिंगारियां नहीं भड़केंगी और थोड़े बहुत तपिश नहीं आएगी। आप समझें कि आप किन लोगों को निराश कर रहे हैं। आपने गजवाए हिंद के सपने को तोड़ बैठे हैं। 25 करोड़ आबादी का मुख्यमंत्री एक है, भगवा कपड़े पहनता है, काम करता है, योगपीठ से आया है, राजपीठ पर बैठा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट कर रहा है, ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, और उसके बाद कहता है कि अगर गजवाए हिंद का सपना देखोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद करा देंगे। तो आप क्या समझ रहे हैं? इस देश में एफसीआरए जैसा कानून वो तैयार हो रहा है, वो आने वाला है। अच्छा, एक चीज और बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। दरअसल प्रैक्टिकल चीजों की जानकारी का, मैं माफ कीजिए, किसी की जानकारी को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन सिस्टम में कैसे काम होता है उसको लेके थोड़ा सा हमारे यहाँ ये कम बोध है। इसकी वजह से हम भावनाओं में जरा बह जाते हैं। एक चीज बड़ा क्लियर करना जरूरी है। जेपीसी नाम की, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, कोई भी बिल जब जेपीसी में जाता है तो हमारे खास तौर से राष्ट्रवादियों को मैंने देखा है, समझी, वो परेशान हो जाते हैं कि अरे अब तो ये बिल बेकार हो गया, अब इसमें बताइए क्या होगा, अब तो इसमें कुछ रहा ही नहीं। लेकिन अनुभव हमारे क्या बताते हैं? अगर मैं केवल वक्फ का उदाहरण अगर दे दूं, वक्फ भी तो जेपीसी में गया था। अब वक्फ के जरा 2 आंकड़े सुन लीजिए।
वक्फ की जेपीसी में जो विपक्ष के सांसद थे उन्होंने 44 सजेशंस दिए थे, 44 अमेंडमेंट्स के। जो एनडीए के एमपीज थे उसी जेपीसी में उन्होंने 14 दिए थे, 14। अंतिम जेपीसी से आने के बाद जब वक्फ बिल आज का जो मौजूदा है वो तैयार हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, तो जो 44 सजेशंस अमेंडमेंट विपक्ष के सांसदों ने दिया था उनमें से एक भी नहीं माना गया, एक भी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ। जबकि एनडीए के जो सांसदों ने 14 यानी 14 सजेशंस अमेंडमेंट दिए थे वो सारे के सारे इनकॉर्पोरेट हो गए। तो आपका वक्फ बिल जेपीसी से जब लौट के आया तो 14 और हथौड़ों के साथ आया जो एनडीए के सांसदों ने दिया। इसलिए ये कंफ्यूजन लोगों को नहीं रखना चाहिए कि कोई भी बिल जेपीसी में गया तो वो गड़बड़ा गया। आपने एफसीआरए जैसा एक बड़ा प्रावधान किया है जिसकी वजह से आपने वेटिकन्स के गिरोह के अंदर भी आपने मट्ठा डाला है, उनकी जड़ों में आपने इस्लामिस्ट जो गिरोह हैं उनके ऊपर भी मट्ठा डाला है। आप बड़े बड़े परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की चिंगारियां, उनका भड़कना, सुमित जी, उनका जलना और उनका जल के राख हो जाना, यह लगातार प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। वरना चिंगारियां बहुत सारी जब होंगी तो एक साथ जलेंगी और एक साथ जलेंगी तो फिर केवल उनका ही मकान थोड़ा ही है, आपका भी मकान है तो वो भी जलेगा। तो मुझे लगता है कि जंगल की आग जिस तरीके से बुझाई जाती है, कंट्रोल्ड तरीके से आग लगाई जाती है, कंट्रोल्ड तरीके से आग बुझाई जाती है, यह वही स्थिति है जो कि किसी भी सत्ता, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को 24/7 साल के 365 दिन करते रहना होता है। हमारे जिले में शांति होती है, हमारे शहर में बिजली आती रहती है, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अईमा प्रभु कृपा से चलती रहती है। रोनू का आदमी अपना काम करता है, डीएम बेचारा अपना काम करता है, पुलिस वाला पुलिसिंग करता है, ड्रेनेज वाला ड्रेनेज कंट्रोल करता है। तो ये 24/7 चलने वाली प्रक्रिया है इस देश में, जहां 65%, ये कड़वी बात है लेकिन ये सच्चाई है, जिस देश में 65% वोट आज भी राष्ट्रवाद के खिलाफ पड़ते हों, सिर्फ 45+ % वोट के सहारे तीसरी बार सरकार राष्ट्रवादियों की बनती हो, उस देश में चिंगारी न हो, ऐसा कैसे संभव है? उस देश में राहुल गांधी का इकोसिस्टम आग लगाने के लिए तैयार न बैठा हो, ऐसा कैसे संभव है? लेकिन मैं हमेशा अंतिम बात कह रहा हूं, एक बात कहता हूं, जब ये सच्चाई है 65x45 की, तो ऐसी स्थिति में हमें जिस लोकतांत्रिक मॉडल को हमने चुना है उसमें सिर्फ हमें ये देखना चाहिए कि किसी भी विपरीत परिस्थिति या किसी भी ऐसी असंतोषजनक समस्या के दौर में दरअसल सरकार किसकी है, सत्ता किसकी है और वो सामने क्या कर रहा है, क्योंकि एवल और डेविल का गेम हमेशा चलता रहेगा। आप ये समझें कि जय गुरुदेव सतयुग आएगा जो आपने पेड़ों पर सड़कों पर लिखा हुआ देखा है, 2014 के बाद ऐसा आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, एज किसका है, और लोकतंत्र के इस मॉडल में जिसके पास नंबर्स ज्यादा हैं, 45 एक जगह संगठित है, वो 50 की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे 50 की तरफ और बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये दर्द आप जो देख रहे हैं ना, ये और बढ़ता चला जाएगा। तो दर्द के साथ आपको जीना पड़ेगा, यह सत्य है, यह क्रूर सच है। इसलिए किसी भी तिलचट्टे, किसी भी नकारात्मक, किसी भी एलिमेंट की मैं समाप्ति कभी संभावना नहीं देखता, वो हमेशा रहेगा। बस एक चीज मैटर करेगी कि इन तमाम नकारात्मकता के सामने सकारात्मकता का वजन क्या है, और सकारात्मकता का वजन, पॉजिटिविटी का वजन सुमित जी 2014 से राष्ट्रवाद है। देखिए, आपने जो पॉजिटिविटी की बात करी वो हमें दिखती है, वो इंक्रीज हो रही है, वो भी दिखती है। मोदी जी जाते हैं तो अराउंड 38-40% उनको वोट शेयर मिलता है। योगी जी पहुंचते हैं तो 50% पे वो पहुंचनी शुरू होती है। तो लोगों का रुझान की तरह हमें दिखता है। मैं आखिरी चीज़ बोलता हूँ, मुझे मालूम है वीडियो मेरा बहुत लंबा हो गया, आपको भी टाइम कम है, लेकिन जो 5 सितंबर है, 5 सितंबर को आपको क्या होता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि लोगों का जो डर है वो क्या है कि सरकार ने जैसे पिछली बार नड्डा जी को भेजा, बैठकर बात करी, मंत्री जी को उतार दिया, क्या इस बार भी 5 सितंबर से पहले गवर्नमेंट कोई ना कोई एक आधा कॉम्प्रोमाइज़ करके उनको एक जीत दिला देगी कि कोई बात नहीं, जीत ये खुश होते होने दीजिए, और ब्रिक्स में फिर हम मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा। तो क्या लोगों को जो डर है कि क्या हमेशा ही सरकार ऐसे करते करते उनको जीत दिलाती रहेगी और नाक हमारा कटाती रहेगी? बिल्कुल, बहुत शॉर्ट में इसका जवाब दे देता हूं सुमित जी।
लोगों का डर बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि भावनाएं जुड़ी हैं, वो जानते हैं, वो लोग पहचानते हैं, जो लोग भी दुखी हो रहे हैं, जो लोग भी सरकार को कोस भी देते हैं कि सरकार झुक गई, क्या झुक जाएगी, दोबारा कॉम्प्रोमाइज कर जाएगी। आपने अभी कहा मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं, ना आप सरकार के हिस्से हैं, अंदाजा लगाते हैं। अंदाजा कैसे लगता है कि सुमित जी फलाने चीज पर पिछली बार कैसा रिएक्ट किए थे, यही तो पिछली बार इन्होंने कैसे रिएक्ट किया था, तो इस बार क्या रिएक्ट करेंगे। साहब ये उनकी डिमांड में ही दिख रहा है कि आपने एक भी एफआईआर वापस नहीं ली। सरकार का रिएक्शन था पिछली बार का, कंप्रोमाइज कहां है इसमें। अगर कंप्रोमाइज हो गई होती सरकार उसी समय, तो ये मार्च किस लिए। पहली चीज, एक भी एफआईआर वापस नहीं हुई, क्रिमिनल एक्टिविटी के खिलाफ ही तो हमें कार्रवाई चाहिए थी। जिन्होंने वहां पर दंगा किया, फसाद किया, वो तो अभी भी है, जो कि इनकी मांग में शामिल है। अब 5 तारीख को सरकार क्या करेगी। कोई सरकार बैठ के पीएमओ से इस तरह की चीजों का फैसले नहीं आते। अब देखिए ये रूटीन काम कैसे होगा। लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है, यही तो आएगा। ये आएगा तो दिल्ली पुलिस उसकी प्लानिंग करेगी, और प्लानिंग करके पहले क्या होता है कि जो ये शांतिपूर्ण कह रहे हैं वो कर लें। अगर शांतिपूर्ण नहीं करते और उस बीच में कोई न्यूसेंस क्रिएट होता है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करता है, जैसे जंतर मंतर पर लाठियां चली थी। कई बार एडमिनिस्ट्रेशन पिछले अनुभवों से सीख के उसकी तैयारी उसके अकॉर्डिंग करता है। पुलिस के पास अब इनके चाल चरित्र चेहरे का पूरा अनुभव है, तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर स्थिति क्रिएट होगी। इसमें सरकार के बहुत बड़े ऑर्डर की कोई बड़ी भूमिका मुझे 5 तारीख को नजर नहीं आती। बहुत ज्यादा होगा तो सरकार पुलिस के जरिए ज्ञापन ले लेगी, इनसे एक बात कर सकती है, ड्राफ्ट प्रपोज्ड होगा। और अब सरकार के पास एक बहुत आसान सी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, मैटर लिटिगेटेड है, वी कांट टेल, जो कुछ भी होगा कोर्ट से होगा, क्योंकि कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट इसमें अब हो चुका है। तो मैं तो ऐसे ही देखता हूं इसको। और अगर इन्होंने कुछ न्यूसेंस क्रिएट किया तो दिल्ली पुलिस की तैयारी हमको बताती है, फेशियल रिकॉग्निशन भी बताते हैं। यानी जब हमें बिना कुछ खबर लगे दिल्ली पुलिस की इतनी तैयारी थी, तो फिर इस बार अनुभव के आधार पर तैयारी बड़ी होगी। इट्स सिंपल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। चलिए मैं बोलता हूँ कि जो आपने बोला है वो वैसा ही हो, कोई भी अराजकता ना हो, क्योंकि अगर हल्के से दंगे होते हैं या वहाँ पर वैसी ही सिचुएशन होती है जैसे लास्ट टाइम हुई थी, तो हो सकता है कि पुतिन या शी जिनपिंग दोनों अपनी विजिट को वो कैंसिल भी कर दें। अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ी चपेट वो हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे देश के लिए नहीं हो सकती। तो मेरा डर जो है वो इसीलिए था, जिसके लिए मैंने इतना लंबा वीडियो बनाया, समझने के लिए, ताकि लोगों को समझ आए कि जो हमारा डर है वो डर ये है कि क्या इस बार एक बहुत गंदी इमेज पूरी दुनिया को भेजने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो क्या उसके बाद अगर वो जीत जाते हैं ये कॉकरोच वाले, तो क्या उसके बाद भी इनको स्पेयर कर दिया जाएगा और मोदी जी एक इंस्टाग्राम की वीडियो बनाएंगे और बोल देंगे इनको माफ़ कर दीजिए, ये बच्चे हैं, इनका भी फ्यूचर है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कई बार केसेस में बोल दिया जाता है कि अपराधी जो है उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि इनका भी एक फ्यूचर होता है। लेकिन अगर हिंदू जाता है तो उसका कोई फ्यूचर दिखता नहीं है। लेकिन अगर कोई एक स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, जिसकी स्पेशलिटी एक ही है कि वो दरिंदगी फैलाते हैं पूरी दुनिया में, तो उनको छोड़ दिया जाता है कि उसका फ्यूचर है, क्योंकि उसने दिन में 5 बार बोलते जेल में नमाज पढ़नी शुरू हो गई और इसकी आत्मा अब थोड़ी सी शांत हो गई है। तो सर अगर इस तरह से काम होगा तो ये 5 सितंबर को पता लगेगा। जो कंसर्न्स है हमारे वो यही हैं कि हमारे देश की जो इमेज है उसके ऊपर अब निशाना लगाया जा रहा है, उसको दाग नहीं लगना चाहिए। और उसके लिए सरकार क्या करेगी वो 5 सितंबर को या उससे पहले पता लगेगा। उसका कई उदाहरण आपने दे दिए। आई होप व्हाट यू से इज राइट। आपका आखिरी कमेंट। बिल्कुल 5 तारीख को ये मुझे लॉ एंड ऑर्डर की सिंपल समस्या नजर आती है। ये एक्सपोज्ड हो चुके हैं और ये बताया, इनका ये जो डिमांड्स है ना, ये बताती हैं कि सरकार ने कंप्रोमाइज नहीं किया था। अगर कर चुकी होती तो आज ये मार्च की और ये डिमांड नहीं होती कि एफआईआर वापस हो जाए। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। आई होप वी प्रे महादेव हमारे देश की रक्षा करें और हमारी जो देश की जो रेपुटेशन है उसको ख़राब करने की जो कोशिश कंजरवाल और उसकी पूरी टीम कर रही है वो उसमें सफल ना हो। अवनीश जी थैंक यू सो मच, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने टाइम दे दिया आज बड़ी मुश्किल से, जो कि आप जल्दी से देते रहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम, प्रणाम।